नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले प्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत करने से ठीक पहले हमें समझने होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज शुरुआत करता हूं लैंड के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी हुई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हम बात करेंगे लैंड के बारे में। नॉर्मली, इन जनरल, इन कॉमन पैरालांस हम लैंड का क्या मतलब निकालते हैं? हमारे लिए लैंड का मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा। अर्थ का सरफेस जो है, जमीन का टुकड़ा है, वो लैंड होता है। इन रूटीन लाइफ हम लैंड का मतलब यही निकालते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर हम इकोनॉमिक्स के सेंस में लैंड का मतलब समझें तो खाली वो सरफेस एरिया नहीं होगा, बहुत बड़ी डेफिनेशन है लैंड की। नॉर्मली हम लैंड का मतलब निकालते हैं अर्थ का सरफेस, लेकिन वो लैंड का खाली उतना मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ लैंड का मतलब क्या होता है? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब लैंड का मतलब होता है नेचर ने जितने भी फ्री गिफ्ट हमें प्रोवाइड करवाए हैं वो लैंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने। In economics, land refers to all free gift of nature. All, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर पे। नेचर ने जितने भी फ्री गिफ्ट हमें प्रोवाइड करवाए हैं वो सारे के सारे। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, मिट्टी जो होती है वो, अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमें मिलते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशन कहीं पे भी हुआ है, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए लैंड की कैटेगरी में आती है। तो सिर्फ एक प्लॉट नहीं, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा लैंड में नहीं आता, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें अर्थ ने फ्री ऑफ कॉस्ट या अर्थ ने हमें फ्री में गिफ्ट प्रोवाइड किया है। इस धरती ने, इस अर्थ ने हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है, उनको ले लो, अर्थ के सरफेस को ले लो, सॉइल ले लो, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, नेचुरल वेजिटेशन एटसेट्रा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इकोनॉमिक्स में लैंड के बारे में पढ़ते हैं तो लैंड की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसे थोड़ा और क्लासीफाई करें कि लैंड में क्या क्या आएगा तो उस पर बात करते हैं। लैंड में 3 चीज़ें आएंगी: ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, लैंड इंक्लूड्स फॉलोइंग। लैंड में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं, अर्थ के सरफेस पे सॉइल, फॉरेस्ट, प्लॉट्स ऑफ लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जमीन के ऊपर है। ध्यान से सुनना, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होना चाहिए, वो लैंड की कैटेगरी में आएगा। प्रकृति ने, ठीक है, नेचर ने, मदर नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड करवाया है वो। तो ऑन द सरफेस ये सारी चीजें हमें फ्री में मिलती है। फिर देखिए बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे, आप जमीन के नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, स्टील मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा। ये सारे के सारे बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये भी लैंड माने जाएंगे। फिर देखिए अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ है उससे ऊपर की बात हो रही है, तो वो भी लैंड की कैटेगरी में आएंगे। यानी जो हवा है, ठीक है, जो एयर है, जो क्लाइमेट है, जो सनशाइन है, जो रेन है, यानी जो टेम्परेचर है, बारिश हुई, सनशाइन हुआ, क्लाइमेट हुआ, ये सारा का सारा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? लैंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देखिए अभी हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होगी कि लैंड जो होता है वो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं उसको कि ये जितने भी फ्री गिफ्ट नेचर ने मिले हैं, नेचर से हमें मिले हैं, हम उनके साथ प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, उसी से हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ज़मीन में से और बिलो द सरफेस हम आयरन और स्टील निकालते हैं। ठीक है, जो हमें पेड़, प्लांट, ट्री, फॉरेस्ट मिले हैं उसको हम काटते हैं। ठीक है, उससे फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ये मदर नेचर ने जो फ्री में हमें दिया है उसके ऊपर वर्क करके हम हमारे यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड बिल्कुल प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बिना प्रॉपर्टी समझे लैंड जो है वो कंप्लीट
नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या लिखा है? ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या यूं भी बोल सकते हैं नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, और हम जो हमें नेचर ने ऑन द सरफेस, अबाउ द सरफेस एंड बिलो द सरफेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, उन गिफ्ट्स की हेल्प से हम हमारे ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस कर लेते हैं। इंसान उसके ऊपर काम करता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेता है। जैसे फर्नीचर जब बनाता है तो वो मदर नेचर ने जो फ्री गिफ्ट दिया है उसकी हेल्प से बना रहा है। समझे बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ अपने लिए बना रहे हो, इसलिए उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम बोलेंगे ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओरिजिनल है और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सेकेंडरी कब होंगे? जब आप उससे कुछ मशीन बनाओगे। जैसे जमीन के नीचे दबे हुए जो आयरन और स्टील है, ठीक है, उसको हम निकाल के उससे मशीन बनाते हैं और उस मशीन से आगे प्रोडक्शन होता है। तो आप जो रॉ आयरन एंड स्टील है वो तो नेचर ने हमें फ्री में दिया है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल, प्राइमरी। उसके बाद जो मशीन बनती है उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा, उसको आप सेकेंडरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन लैंड को क्या बोलोगे आप? ओरिजिनल एंड प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड देखिए, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है मैनकाइंड को। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड, इंसानों को नेचर ने फ्री में प्रोवाइड किया है। अब ये एक अलग बात है कि एक मान लीजिए जमीन का एक टुकड़ा है, वो भी लैंड के अंदर आता है, ठीक है, और मैंने वो परचेज किया है, तो मैंने किसी दूसरे इंसान से परचेज किया तो वो प्राइस ले सकता है। लेकिन मदर नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। अब आगे हम उसके ऊपर पहले पोजीशन लेके आते हैं, फिर आगे किसी और को बेचते हैं, पोजीशन ट्रांसफर करते हैं तो पैसा ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन नेचर ने इंसानों को कैसे दिया है? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। फिर देखिए, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। लैंड की सप्लाई फिक्स रहती है, लैंड की सप्लाई को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान ने इसको नहीं बनाया है, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है। जब तक बहुत बड़े चेंजेस नेचर नहीं करेगी तब तक इसकी सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और ये कई हजार सालों में एक बार होता है, ठीक है। जहाँ समुद्र हुआ करता था वहाँ अब हिमालय हो गया, हो सकता है कुछ साल बाद हिमालय की जगह वापस समुद्र हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम उसके ऊपर कंसल्ट नहीं कर रहे हैं अभी, हम ये बात कर रहे हैं दैट सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। लैंड की सप्लाई फिक्स है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, हम नहीं उसको चेंज कर सकते, नेचर की वजह से होगा जो होगा, ठीक है। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, जब उसकी सप्लाई फिक्स है तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। क्या लिखा है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। यहाँ इस प्रोडक्शन चैप्टर तक आते आते बच्चा डिमांड सप्लाई पढ़ चुका होता है, ठीक है, तो उसे पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई क्या होती है। तो लैंड की सप्लाई है परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट मीन्स क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन यहां कुछ कंडीशन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। इन जनरल भी हम यही बात बोलेंगे और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात बोलेंगे दैट सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर क्या लिखा है? हाउएवर इट्स सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म। लेकिन एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक है। क्या मतलब होता है रिलेटिवली इलास्टिक का? चेंज हो सकती है, ठीक है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्टली इनइलास्टिक बोल दो, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो सकती है सप्लाई। एक फर्म जो है अपने लिए लैंड की सप्लाई चेंज कर सकती है, ठीक है। एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, फिर कोई और दूसरा खरीद सकती है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की सॉइल जो है उसके ऊपर उसको प्रोडक्शन करना है, फिर दो और ज़मीन ऐसी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेटिवली इलास्टिक हो सकती है, एक फर्म के पास ज़्यादा लैंड है और कम लैंड है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिक्स रहेगी। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी एग्जाम में खाली लैंड की सप्लाई के बारे में पूछे तो आप हमेशा सोसाइटी के व्यू पॉइंट से बता के आओगे, ठीक है। इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर लिखा है लैक्स जियोग्राफिकल मोबिलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले जा नहीं सकते। मोबाइल वर्ड का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। क्या लिखा है? लैक्स जियोग्राफिकल मोबिलिटी। आप जियोग्राफिकली एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। परफेक्टली इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। परफेक्टली इमोबाइल का क्या मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे हम बिल्कुल भी इसको ले जा नहीं सकते। लेकिन आगे कुछ और बात है, बट इट हैज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, बट इट हैज
ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, क्या मतलब है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का? मान लीजिए मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसके ऊपर अभी मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके ऊपर किसान का काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, और गेहूं प्रोड्यूस हो रहे हैं, चावल प्रोड्यूस हो रहे हैं, पल्सेस प्रोड्यूस हो रही है, वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रही है, फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और मेरा घर चला रहा हूँ मैं। ये सिचुएशन है, मैं ये प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ लैंड के साथ काम करके। लैंड जो कि नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। अब क्या होता है, मैं सोचता हूँ कि अब इसी लैंड का यूज़ मैं एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए शुरू करूँ। तो मैंने अपने खेत हटाए वहाँ से, ठीक है, अब मैं वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करता हूँ, अब मैं उसी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर मैंने एक फैक्ट्री डाल दी। उसको क्या बोलोगे? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। पहले आप फार्मिंग कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में थे, अब आपने ऑक्यूपेशन चेंज किया, अब आपने वहाँ फैक्ट्री लगा ली, अब आप सेकेंडरी सेक्टर में आ गए। कुछ दिन बाद मुझे लगा, कुछ साल बाद मुझे लगा फैक्ट्री हटाओ, अब यहाँ एक स्कूल शुरू कर दो। उसी प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर मैंने स्कूल शुरू कर दी, ठीक है, अब मैं टर्सरी सेक्टर में आ गया। सो इट हैज़ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, बट एज फार एज जियोग्राफिकल मोबिलिटी इज कंसर्न, इट इज परफेक्टली इमोबाइल फैक्टर। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। एक प्रोफेसर रिकार्डो हुए थे, रिकार्डो का यह मानना था कि लैंड जो है उसका नेचर परमानेंट है, परमानेंट रहेगी, वो कम नहीं होएगी, ज्यादा नहीं होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी, ठीक है। तो लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, ऐसी पावर जो कभी खत्म नहीं हो सकती लैंड में। ये रिकार्डो ने एक्सप्लेन किया था। इसको यूं समझिए कि एक प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर एक फार्मर खेती करता है। ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं ना प्लॉट ऑफ लैंड पे जब फार्मर खेती करता है तो खाली जमीन की बात नहीं हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर का कैसा है उसकी बात हो रही है, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, कितनी ह्यूमिडिटी है उसकी बात हो रही है, वहाँ सनलाइट कैसी है, सनशाइन कैसा है उसकी बात हो रही है, वहाँ ज़मीन के नीचे कैसे मिनरल्स है जो उस खेत में होने वाली फसल को पोषण प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो जब एक फार्मर खेती करता है तो खाली प्लॉट ऑफ लैंड की बात नहीं होती है, बिलो द सरफेस, अबाव द सरफेस, ऑन द सरफेस, सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली डिसाइड होती है। इसीलिए तो कश्मीर में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो अलग तरीके के हैं। वहाँ ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, सैफरन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा जो लैंड है ऑन द सरफेस, अबाउट द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, उसकी कैटेगरी अलग है। राजस्थान में आएंगे तो प्रोडक्शन अलग है, आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो प्रोडक्शन अलग है, ठीक है। तो ये हर जगह की लैंड अलग अलग होती है। तो एक आदमी जिसके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और वो उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, उसके दादाजी ने भी उस खेत पे खेती बाड़ी की थी, उसके दादाजी के दादाजी ने भी यही किया था, उसके दादाजी के दादाजी ने भी यही किया था। यानी एक ही प्लॉट ऑफ लैंड को कई पीढ़ियां एक साथ यूज कर रही है, 100-200 साल से यूज कर रही है। इसको अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि लैंड की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन इसे रीस्टोर किया जा सकता है। लैंड की फर्टिलिटी कम हो सकती है, आप उसे रीस्टोर कर सकते हो। एज फार एज अर्थ सरफेस इज कंसर्न, कई बार होता है ना किसी खेत के अंदर प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो आप उसके अंदर जो चीज़ों की कमी हुई वापस इंपोज करिए और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस व्यू पॉइंट से अगर हम सोचें, रिकार्डो के व्यू पॉइंट से, तो डेफिनेटली लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर, ठीक है। अगले पे बात करते हैं गाइस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का क्या मतलब है? आपने सुना होगा ना एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव का मतलब यहां क्या होगा समझिएगा, जब तक आप लैंड के ऊपर ह्यूमन एफर्ट्स यानी लेबर और लैंड के ऊपर कैपिटल नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। समझ गए? पड़ी लैंड से प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो पैसिव है, उसके ऊपर आपको यूज करना पड़ेगा, इंपोज करना पड़ेगा लेबर यानी ह्यूमन एफर्ट्स एंड कैपिटल। सो इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम बोल सकते हैं, कई बार ऐसा भी बोला जाता है, इट इज स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हम स्पेसिफिक बोलते हैं, बेसिकली ये बात हो रही है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ बुक्स ऐसा लिखती है और फिर समझाती यही बात है, ठीक। फिर देखिए सेवंथ, हेट्रोजेनस। ये हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। तो दो अलग अलग जगह की लैंड जो है वो अलग अलग हो सकती है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कश्मीर का एनवायरनमेंट अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, जो सॉइल का कलर है वो अलग है, लैंड की फर्टिलिटी अलग है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होगी। मध्य प्रदेश में आओगे तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है,
ठीक है, असम जाओगे तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, साउथ इंडिया जाओगे तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है, राजस्थान आओगे तो प्रोडक्टिविटी डिफरेंट है। इसका मतलब लैंड अलग अलग होती है, हेट्रोजेनस होती है। सो इट इज़ हेट्रोजेनस, इट डिफर्स इन नेचर, फर्टिलिटी, यूजेस एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर लैंड बदल जाती है, दैट मीन्स इट इज हेट्रोजेनस। फिर देखिए, सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लैंड के ऊपर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। मोर क्विकली इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड के कल्टीवेशन की बात करें तो वहां बहुत फटाफट हो जाता है, बहुत स्पीड से या बहुत आसानी से समझ में आ जाता है वहां पे बात, ठीक है। मोर क्विकली इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो लैंड की जहां तक बात करें, वहां पे कल्टीवेशन की बात करें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। आप जानते ही हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में। आप ये जानते हैं कि जब आप किसी फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर इंपोज करते जाते हो तो एक टाइम के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लैंड के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है। फिर देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल पावर होती है लैंड के अंदर, परमानेंट है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। वहां पे चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते थे उसके साथ ही, उसी में मिक्स करके, मैंने अलग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिखा है देखिए, द प्रोडक्शन पावर ऑफ सॉइल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। सॉइल की जो प्रोडक्शन पावर है ना, मिट्टी की जो प्रोडक्शन पावर है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। सिंस इट्स फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड, बिकॉज इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सकता है, इवन इफ इट गेट्स डिप्लेटेड आफ्टर सम यूज। हो सकता है यूज करने के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली फार्मर क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग पैटर्न यूज करते हैं ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। एक बार ये फसल उगाएंगे तो दूसरी बार कोई दूसरी फसल उगाएंगे, रोटेशन करने की वजह से प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। इसके अलावा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुके हैं और आप जो पर्टिकुलर चीज़ डिप्लेट हुई है या कम हुई है, आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी लैंड की प्रॉपर्टीज।